हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज देखेंगे रीजनिंग टेस्ट सीरीज 35 का सॉल्यूशन। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि पीला को लाल कहा जाए, लाल को नीला कहा जाए, नीला को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को काला कहा जाए, काला को हरा कहा जाए, तो दूध का रंग क्या होगा। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इतना ज़्यादा, जितना हम आपको क्वेश्चन पढ़ करके अभी सुनाए हैं, इतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। आपका क्वेश्चन देख लीजिए, या तो सबसे लास्ट में है या फिर किसी किसी क्वेश्चन में यह चीज़ सबसे ऊपर में यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, सबसे स्टार्टिंग में होता है कि या तो क्वेश्चन आपको सबसे लास्ट में रहेगा या तो सबसे स्टार्टिंग में रहेगा। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया गया, दूध का रंग क्या होता है, तो आपको मालूम है कि दूध का रंग सफ़ेद होता है। अब आप चलिए प्रश्न में उस स्थान पर जहाँ पर कि दो जगह सफ़ेद लिखा हुआ हो, एक सफ़ेद और एक सफ़ेद। सफ़ेद वाला जो पहले है, उस सफ़ेद से जो पहले रंग है वो मेरा आंसर कभी भी नहीं हो सकता है, और सफ़ेद के जो बाद है वही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो गया काला, ऑप्शन हो गया बी। अब रहा कैसा क्यों, क्योंकि देखिए दूध का रंग क्या होगा यह कहा गया, तो दूध का रंग होता क्या है, तो सफ़ेद। और जब दूध का रंग सफ़ेद होता है तो सफ़ेद को काला कहा जाए, यानी कि सफ़ेद को काला कहा गया है। तो जब सफ़ेद को काला कहा गया है तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। स्तंभ 1 में कुछ शब्द दिए गए हैं तथा स्तंभ 2 में इनके कूट दिए गए हैं। यानी कि ये जो स्तंभ 1 है इसमें कुछ शब्द दिया गया, गो, सन, मून, ट्रूथ, ब्राइट, और इसका कोड इधर लिखा गया है। ठीक है, जो शब्दों के क्रम में नहीं है, शब्दों के संगत कूट को ज्ञात कीजिए तथा अग्र प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, इसमें 2 लेटर, जियो गो में 2 लेटर तो यहाँ पर 2 लेटर, सन में 3 लेटर तो यहाँ पर 3 लेटर, मून में देखिए 4 लेटर तो यहाँ पर 4 लेटर, ट्रूथ में 5 लेटर तो यहाँ पर डांस में 5 लेटर, ब्राइट में 6 लेटर तो यहाँ रिटर्न में 6 लेटर। तो सिंपल सी बात है, कौन किसका कोड होगा वो आपको यहाँ समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेटरों का संख्या देखते हुए आपने प्रश्न का आंसर दे दिया। तो यहाँ पर बोला गया मून का कोड क्या होगा, तो मून का कोड देख लीजिए, वेंट जा रहा है, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय है। तो देखिए, जैसा कि 3 नंबर में ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पहला TEAR, ऑप्शन ए में दिया गया है TEAR, टीयर। टीयर मीन्स हो जाता है बाबू आंसू। ठीक है, टीयर मीन्स आंसू। इसके बाद लिखा गया है वियर, ऑप्शन बी में है वेयर, WEAR, और वेयर मीन्स होता है वस्त्र पहनना, वस्त्र पहनना। ठीक है, यहाँ पर दिया गया बियर, ऑप्शन सी में, बियर मीन्स होता है भालू, और ऑप्शन डी में जो है CEAR, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, ये कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं है, ये केयर नहीं है, जो आप लोग केयर पढ़ लीजिएगा, ये केयर नहीं है। तो यह कोई अर्थपूर्ण शब्द इसका नहीं होता है, इसीलिए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लिखा गया है यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, दक्षिण पूरब को पूरब। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। हम आपके सामने सबसे पहले डायरेक्शन यानी कि दिशा हम आपको पहले बना के कंफर्म कर लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट, यहाँ साउथ वेस्ट, यहाँ साउथ ईस्ट, और यहाँ हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, दक्षिण पूरब जो है इसको क्या कहा गया, तो पूरब कहा जाए, ईस्ट कहा जाए। उत्तर पश्चिम को पश्चिम, उत्तर पश्चिम जो है यहाँ पर इसको कहा गया पश्चिम, वेस्ट कहा गया।
दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा गया, साउथ, दक्षिण कहा जाए। और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर को क्या कहा जाएगा ये हमको बताना, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहला चीज़ आप ये देखिए, हमारे प्रश्न में ईस्ट आया यहाँ से यहाँ 45 डिग्री घूमा है क्लॉकवाइज, साउथ यहाँ से यहाँ 45 डिग्री क्लॉकवाइज, वेस्ट यहाँ से यहाँ 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो प्रश्न में कहा गया कि उत्तर को क्या कहेंगे, उत्तर को, उत्तर जो है ये वाला उत्तर जो है इसको कहा जा रहा, उत्तर को क्या कहा जाएगा। तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, जो यहाँ से 45 डिग्री इधर घूम करके जाएगा वही ना उत्तर को कहा जाएगा, यानी कि उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर को नॉर्थ वेस्ट, उत्तर को जो है नॉर्थ वेस्ट कहा जाएगा, यानी कि उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अब यही सेम सिचुएशन क्वेश्चन हम आपको जो है NESW पर बना करके दिखलाते हैं, ठीक है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और ये वेस्ट, इसलिए हम बना करके दिखलाते हैं, आपको पता चले कि ये आसान है या ये आसान है। ये तो डिटेल से हुआ, लेकिन बाबू शॉर्टकट ये है। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग एग्ज़ाम में इसी से बनाइए, ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा शॉर्टकट है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है प्रश्न में कि यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, दक्षिण पूरब को क्या कहा जाए, पूरब, ईस्ट कहा जाए। उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम है कहाँ पर, तो ये वाला एरिया, उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाए, तो उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, इसको पश्चिम कहा गया। दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। आप देख लीजिए, ये जो ईस्ट यहाँ से यहाँ गया, साउथ यहाँ से यहाँ गया, वेस्ट यहाँ से आपको यहाँ चला गया, तो अब की बार जो जाने का नंबर किसका, नॉर्थ का, तो नॉर्थ यहाँ से यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, अब प्रश्न है हमारा कि आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर ये वाला एरिया है उत्तर। अब उत्तर देख लीजिए किसके किसके बीच में है, तो ये जो एरिया उत्तर का है, ये उत्तर किसके किसके बीच में है, तो उत्तर है नॉर्थ वेस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट के बीच में, यानी कि उत्तर को हम क्या कहेंगे, तो उत्तर को हम नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। और आंसर हो जाएगा हमारे प्रश्न का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे एक ही पासा के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इनमें अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए, सबसे पहला सिचुएशन हमको यहाँ पर यह देखना है कि रूल 1 हम आपको बता रहे हैं, एक रूल, दो रूल से हम आज ये क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आप यदि किसी क्वेश्चन में पहला रूल लगाते हैं तो उससे भी सवाल बनेगा, अगर आप उसमें दूसरा रूल लगाते हैं तो उससे भी सवाल बनेगा। हम आपको यह बतलाना चाह रहे हैं, यदि आप एक ही क्वेश्चन अलग अलग रूल से बनाते हैं तो उससे प्रश्न के आंसर पर किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपके प्रश्न का उत्तर जो है आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जैसा कि इसमें है, देख लीजिए, किसी भी दो डाइस में जब कोई भी दो सतह कॉमन मिलता है, किसी भी दो डाइस में जब कोई भी दो सतह कॉमन मिलता है तो दोनों ही डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। तो 5 3 5 3 कॉमन मिल रहा है, किसी भी दो डाइस में जब कोई भी दो सतह कॉमन मिलता है तो दोनों ही डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। 5 3 कॉमन मिल रहा है तो 1 और 4 एक दूसरे के क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन, यही सेम रूल हम इस पर बना के दिखलाते हैं। किसी भी दो डाइस में जब कोई भी दो सतह कॉमन मिलता है तो दोनों ही डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। तो 3 2 कॉमन मिला तो 4 और 1 क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट। प्रश्न है 4 के अपोजिट क्या है, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं आंसर और यहाँ से भी आपका आंसर आ गया, दोनों से आपका आंसर आ चुका है ए। यहाँ पर बात है, हमने एक ही रूल से ये दोनों बताया, अभी दूसरा रूल बाकी है। चलिए दूसरा रूल देखते हैं। तो दूसरा रूल का प्रयोग हम क्या कर रहे हैं वो देखिए, किसी भी दो डाइस में जब कोई भी एक सतह कॉमन मिलता है, ठीक है, किसी भी दो डाइस में जब कोई भी एक सतह कॉमन मिलता है, देख लीजिए यहाँ पर हम 1 नंबर डाइस और 3 नंबर डाइस से सवाल बना रहे हैं, ठीक है। किसी भी दो डाइस में जब कोई भी एक सतह कॉमन मिलता है
तो कॉमन सतह से एक रेखा क्लॉकवाइज घुमा देना है, कॉमन सतह से एक रेखा क्लॉकवाइज घुमा देना है। 3 1 5, 3 है, 1 है और 5 है। 3 4 2, 3 है, 4 है और 2 है। प्रश्न में क्या बोला गया? 4 के विपरीत। तो 4 के विपरीत देख लीजिए क्या आ रहा है, तो 4 के विपरीत आ रहा है 1, 1। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, लिखा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 10वें और बाएं छोर से 18वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? तो दाएं छोर से 10वें और बाएं छोर से 18वें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला हम दाएं छोर से जो कहा गया है, यानी कि जेड के साइड से, ए का साइड, जेड का साइड ये हो जाता है आपको बायां साइड, ए रहता है बाएं साइड में, जेड रहता है दाहिने साइड में, इसीलिए हम जेड का साइड इसको कह रहे हैं, ठीक है। तो जब जेड का साइड का बात करते हैं, तो जब जेड के साइड से गिनती किया जाता है, जेड के साइड से जब गिनती किया जाता है तो सही पोजीशन पर जाने के लिए क्या करते हैं हम, तो 27 में से लेस कर देते हैं। तो 27 में से यदि हम 10 को लेस कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास 17, यानी कि 17, ठीक है। तो ये हो गया जेड के साइड से 10वां लेटर कहिए या फिर ए के साइड से अब 17वां लेटर कहिए। अब आप बताइए, प्रश्न में जो कहा गया कि बाएं से दाएं से 10वां, दाएं से 10वां यानी कि बाएं से 17वां, दाएं से 10वां यानी कि बाएं से 17वां और बाएं छोर से 18वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? तो बताइए 17 नंबर अक्षर और 18 नंबर अक्षर के बीच में क्या होगा? कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका कोई भी अक्षर नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन इसी में हम एक स्टेप और आगे बढ़ कर के आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर ये 17 ना हो करके ये 15 हो जाता, मान लीजिए ये 17 ना हो करके ये 7 ही हो जाता, तो एक तरफ से 7 रहता और एक तरफ से 18 रहता। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है? ऐसे में तो बहुत सारा लेटर इसके बीच में है, बहुत सारा लेटर इसके बीच में है, लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है ठीक बीच में, ठीक बीच में। तो ऐसी परिस्थिति में इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ज्ञात नहीं कर सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं कि डाटा अपर्याप्त। इस प्रकार का सिचुएशन क्यों ज्ञात क्यों नहीं कर सकते हैं? यह क्वेश्चन देखिए, 7 और 18 दोनों को जब आप जोड़िएगा हो जाएगा 25, 25। अब 25 में यदि आप 2 से डिवाइड करते हैं तो हो जाता है 12.5, 12.5, यानी कि बताइए 12.5 नंबर पर कोई लेटर होगा क्या? 12.5 नंबर पर कोई अक्षर तो नहीं होता। 12 नंबर पर एल होता है और 13 नंबर पर एम होता है, एल और एम के बीच तो कोई अक्षर नहीं होता है। इसीलिए अगर ये ठीक बीच में पूछ दिया जाए तो फिर उसका आंसर इस परिस्थिति में भी नहीं आता है। तो अब यहाँ सवाल एक और मन में आ जा रहा है, सर किस परिस्थिति में तब आंसर होगा? अगर यही 7 और 18 के जगह पर मान लीजिए कि यहाँ पर 8 और 18 रहता, तो 8 और 18 हो जाता 26, 26 में 2 से भागा दे दीजिए तो 13, और 13 नंबर पर लेटर हो जाता एम। तो इस प्रकार का क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा, यानी कि दोनों इवन नंबर रहेगा आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों इवन नंबर को जोड़ करके 2 से भागा देना है। दोनों ऑड नंबर रहेगा तब भी आपका आंसर आ जाएगा, दोनों ऑड नंबर को जोड़िएगा 2 से भागा दीजिएगा तो नंबर आ जाएगा। लेकिन एक इवन नंबर रहेगा, एक इवन नंबर रहेगा, एक ऑड नंबर रहेगा, एक इवन नंबर रहेगा, एक ऑड नंबर रहेगा, आपका आंसर कतई नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता है। लेकिन यदि वहीं पर ठीक बीच शब्द को हटा दिया जाए कि बीच में कौन सा अक्षर है, तब आपका आंसर आ जाएगा कि बीच में 2 ठो 3 ठो 4 ठो जितना भी अक्षर, तब आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे प्रश्न का आंसर तत्काल है ऑप्शन डी, यानी कि कोई भी अक्षर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, लिखा गया है दिए गए श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या यहाँ पर क्या होगा वो हमको बताना। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हम इससे पहले भी आपको बताए हुए हैं कि सबसे अधिक लेटर जहाँ पर होगा उसको बेस मान लेना है। तो BAABC इसको आप बेस मान लीजिए, AABCB इसको भी आप बेस मान लीजिए, क्योंकि यहाँ भी 5 लेटर यहाँ भी 5 लेटर। तो सर दो दो ठो को कैसे, 2 अक्षर समूह को कैसे बेस मान लें? तो आप किसी एक को मान लीजिए, इसको मान लीजिए या इसको मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए AA,
तो बी, सी तो सी, सी के बाद डैश तो यहाँ पर बी है, तो हमने यहाँ पर बी लिख दिया। बी के बाद डबल ए तो ए, फिर ए, डबल ए, बी सी बी, बी सी बी, बी सी के बाद बी सी बी के बाद ए, तो यहाँ पर हमने ए दे दिया। यहाँ तक क्लियर। अब पीछे चलते हैं। सी तो सी, बी तो बी, डबल ए तो डबल ए, बी तो बी, बी के पहले फिर सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी, यहाँ पर हो जाएगा आपको सी। और ये हो गया हमारा, जितना भी जगह खाली था उसको हमने फुलफिल कर दिया। और यहाँ पर निकल के क्या आया, तो सी बी ए ए, सी बी ए ए, आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब यहाँ रहा कि अब आप इसको क्या कर सकते हैं, तो अब इसी क्वेश्चन को हमको ग्रुप बनाना होता है एग्ज़ाम के लिए। देख लीजिए, एग्ज़ाम के लिए आपको इतना ही ज़रूरी है जो हमने आपको बता दिया। अब इसके अलावा आप एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में नहीं है हम लोग सीख रहे हैं, टेस्ट में हैं। तो चलिए हम ग्रुप बना के देख लें। ए बी सी बी ए, ए बी सी बी ए, ए बी सी बी ए, फिर ए बी सी बी ए, फिर ए बी सी बी ए। क्लियर है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह व्हाट के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो कौन सी संख्या होगी, यहाँ पर हमको ये देखना है कौन सी संख्या होगी, ये देखना है। ठीक है, तो चलिए कौन सी संख्या होती है। तो आप इसमें देख लीजिए 4 है, 18 है, व्हाट है 100 है, 118 है और 180 है और 294 है। तो यहाँ क्या हो रहा था देखिए, तो ये जो 4 है इसको हम क्या कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर गुने 1 कर दे रहे हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने 1 तो 4 ही रहेगा। ये जो 18 है इसको क्या कर रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और हम उसमें कर दे रहे हैं गुने 2। तो 2 का स्क्वायर गुने 1, 3 का स्क्वायर गुने 2, यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर गुने 3, ये हो गया 25। आपको क्या हो गया, तो 5 का स्क्वायर 100 हो गया आपको 5 का स्क्वायर गुने 4, ये 180 है, ये हो जाएगा आपको 6 का स्क्वायर गुने 5, और ये 294 है, ये हो जाएगा आपको 7 का स्क्वायर इंटू 6। तो इस तरीके से आपका प्रश्न का आंसर जो है यहाँ पर 4 का स्क्वायर हुआ 16, और 16 और 3, 16 इंटू 3 हो जाएगा 48। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 48। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। लिखा है ए बी और सी का भाई है। ए जो है वह भाई है बी का, और ए जो है वह भाई है सी का। इसके बाद दिया गया है डी सी की माँ है, डी जो है वह माँ है सी की। इसके बाद है ई, ए का पिता है, और ई जो है वह पिता है ए का। इसके बाद ई ए का पिता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता। तो जब ये सब भाई है आपस में, सॉरी ए जो है भाई है बी का और ए जो है भाई है सी का, तो यहाँ पर सी की माता हो गई डी और ए के पिता हो गए ई। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में पति पत्नी, तो डी हो जाएगी पत्नी और ई हो जाएगा पति। इसमें से ए जो है वह लड़का है यानी कि पुरुष है, इसका जेंडर क्लियर है। सी और बी का जेंडर क्लियर नहीं है। अब यहाँ पर है 1 नंबर ऑप्शन, ई बी का पिता है। ई जो है वह बी का पिता है, तो ये तो सही जा रहा है। ई डी का पति है, ई जो है वह डी का पति है, ये भी सही जा रहा है। ए डी का पुत्र है, ए जो है वह डी का पुत्र है, ये भी सही जा रहा है। बी ई का पुत्र है, बी जो है ई का पुत्र है या पुत्री है, ये तो क्लियर नहीं है। ये पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है, क्योंकि बी का जेंडर और सी का जेंडर तो क्लियर नहीं है। इसीलिए
यह कहना कि बीई का पुत्र है यह सत्य नहीं माना जा सकता है। इस पर जो है ये कन्फर्मेशन नहीं है, इसीलिए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लिखा गया है P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है, P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है, P गुने Q का अर्थ है P Q की माँ है, P भागा Q का अर्थ है P Q का पिता है। तो बताएं कि R S की फुआ है, R S की फुआ है, यानी कि R जो है S की फुआ है, तो R को मुझे फीमेल बनाना है, R को मुझे फीमेल बनाना है, यानी कि R को मुझे फुआ बनाना है, यानी कि R को मुझे स्त्री बनाना, ठीक है, R को मुझे स्त्री बनाना है। तो अब यहाँ पर R को स्त्री बनाने के लिए हमारे पास जो सिचुएशन है वो दिया हुआ भाई, तो भाई तो नहीं आएगा, यहाँ दिया हुआ बहन, तो यानी कि बहन दिया हुआ है, तो इसका मतलब माइनस, तो P के बाद माइनस का चिन्ह देख लीजिए, P के बाद जो है वो माइनस का साइन है, तो वह बहन हो जाती है, P के बाद माइनस का साइन है तो वह बहन हो जाती है। तो इसका मतलब है कि R के बाद जब हम माइनस का साइन देंगे तो वो बहन हो जाएगी मतलब स्त्री हो जाएगी। P गुने Q का अर्थ है P Q की माँ है, P के बाद जब गुना का साइन रहता है तो वो माँ होती है मतलब स्त्री होती है। इसका मतलब हुआ कि R के बाद जब गुना का साइन देंगे तो वो क्या होगी, स्त्री होगी, यानी कि फुआ हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर P भागा Q का अर्थ है पिता, तो पिता से तो कोई लेना देना है नहीं यहाँ पर। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि किस विकल्प में, इस चारों में से किस विकल्प में R के बाद माइनस का साइन है या R के बाद गुना का साइन है। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले फुआ जब है ये, तो सबसे पहले हमको स्त्री खोजना है ना। जब R स्त्री होगी तभी तो वो माँ, बहन, फुआ, मौसी, चाची, नानी, दादी जो भी होगा वो बनेगी। तो हमको तो सबसे पहले R को स्त्री बनाना पड़ेगा। तो चलिए R को स्त्री किस किस विकल्प में बनाया जा रहा है हम वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए R के बाद माइनस का साइन, तो ये R के बाद R स्त्री हो रही है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। अभी हम 100% नहीं बोल रहे, अभी बोल रहे हो सकता है। R के बाद प्लस का साइन है, और आप देख रहे हैं प्लस का साइन का मतलब भाई है, यानी कि पुरुष हो रहा है। तो ये पुरुष कभी भी फुआ बनेगी क्या, पुरुष फूफा बन सकता है, फुआ तो नहीं बनेगी, ये गलत। R के बाद प्लस का साइन, सेम सिचुएशन, लड़का होगा तो ये गलत। R के बाद भागा का साइन, P भागा Q करते P Q का पिता है, जब भागा का साइन होता है तो पुरुष बनता है, स्त्री तो नहीं, यानी कि ये भी क्या, गलत। तो जब हमारे पास 4 विकल्प है और उस 4 विकल्प में 3 विकल्प पुरुष होने के कारण गलती हो गया, तो बताइए जो होगा वही, जो यहाँ पर बचा हुआ ऑप्शन है यही ना आंसर होगा। तो यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 100% ऑप्शन ए जो है हमारे प्रश्न का आंसर होगा। आप अब अगर चाहते हैं एग्ज़ाम में इतना ही करके आगे बढ़ जाना है, इससे ज़्यादा समय नहीं देना है। लेकिन अगर आप यहाँ चाहते हैं कि नहीं हम इसको बनाएं, तो आप प्लस माइनस सबका वैल्यू पुट करके आप जो है यहाँ पर बना सकते हैं, उसका रिलेशन उसमें लागू कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। लिखा गया है 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ कब एक दूसरे के विपरीत होगी। एक दूसरे का विपरीत होने का मतलब होता है 180 डिग्री का कोण बनाना, 180 डिग्री का कोण बनाना, ठीक है। और देखिए इस एक दूसरे के विपरीत को जो है और भी अलग अलग भाषा में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, वो हम आपको बता दें। जब प्रश्न में रहता है कि घड़ी की दोनों सुइयाँ सीधी रेखा में है, ये भी आपको होता है 180 डिग्री का कोण। सीधी रेखा होने का मतलब ये हो गया, आपको देख लीजिए ये इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद एक और होता है जब घड़ी की दोनों सुई एक ही रेखा पर हो, जब घड़ी की दोनों सुई क्या एक ही रेखा पर हो, ऐसा भी होता है। तो यह भी आपको 180 डिग्री का कोण, लेकिन एक ही रेखा पर का मतलब 180 डिग्री और 0 डिग्री दोनों होता है। ये हम इससे पहले भी एक डिस्कशन में आपको बता चुके हैं।
घड़ी की दो यहाँ पर क्या लिखा, घड़ी की सुइयाँ कब एक दूसरे के विपरीत होगी। आप ये प्रयोग कर लीजिए, 180 डिग्री बोल दीजिए, एक सीधी रेखा बोल लीजिए, एक ही रेखा पर का मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों ही होता है। तो फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन में। 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ कब एक दूसरे के विपरीत होगी। तो एक दूसरे का विपरीत होना मतलब 180 डिग्री का कोण बनाना। हम इससे पहले बहुत बार आपको बता चुके हैं कि जब हमारे प्रश्न में 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, 45 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री, 165 डिग्री, जब भी ये 5 के मल्टीपल वाला, जब भी ये जो सारा का सारा हमने 5 के मल्टीपल वाला नाम लिया है, तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो मुझे क्या करना है, पूर्णांक, अंश और हर, पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ना है। और जोड़ने के बाद यदि आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 अगर ये प्राप्त होने लगे तो वही विकल्प हमारे प्रश्न का 100% आंसर होता है। वही विकल्प हमारे प्रश्न का 100% आंसर होता है। तो चलिए हम देखें इसमें 49 और 1 50, ठीक है। 54, 4 58, ये तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 में नहीं आया, तो ऑप्शन बी गलत। 16 और 3 19, ये भी नहीं आया, ऑप्शन गलत। 16, 4 20, ये भी ठीक है। अब इस दोनों में से कौन सा, देखिए इससे 1-2 टेस्ट पहले ही हम आपको जो है बता चुके हैं कि जब 4-4 विकल्प, 4-4 ऑप्शन उसमें था जो कि सब में 10 20 30 40 ला रहा था, तो वहाँ पर हम आप लोगों को डिटेल से बतला चुके हैं कि क्वेश्चन में क्या करना था। अब यहाँ पर भी कुछ उसी प्रकार का 3 और 4 बजे के बीच कब एक दूसरे के विपरीत होगी। तो एक दूसरे के विपरीत होना तो 3 और 4 बजे के बीच मतलब 3 बज करके कुछ मिनट, 3 बज करके कुछ मिनट, तो घंटा का सुई जो रहेगा 3 और 4 के बीच में रहेगा। तो अब बताइए 180 डिग्री बराबर जो होता कितना घंटा, 30 डिग्री बराबर 1 घंटा, 60 डिग्री बराबर 2 घंटा। तो यहाँ पर बताइए घंटे का सुई जब 180 डिग्री चलेगा, घंटे का सुई जब 180 डिग्री खिसकेगा तो कितना घंटा, तो सीधी सीधी बात है 6 घंटा, क्योंकि 30 डिग्री बराबर 1 घंटा तो 180 डिग्री बराबर 6 घंटा। यानी कि आप 3 में 6 घंटा जोड़ दीजिए, तो 3 में 6 घंटा जोड़ेंगे तो 9 का मतलब क्या होता है मिनट में, 45 मिनट। तो जब भी सुई रहेगा वो 45 मिनट और 50 मिनट के बीच न रहेगा, जब भी सुई रहेगा वो 45 मिनट और 50 मिनट के बीच रहेगा। तो 45 और 50 के बीच में 49.1/11 है कि 16.4/11 है, 49.1/11 है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दिया गया है यदि एक 16 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 64 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा की माप क्या होगी। देखिए सबसे पहला चीज़ हमको यहाँ पर n के बारे में जानना होगा। तो n बराबर क्या होता है, तो n बराबर होता है बड़े घन के भुजा की लंबाई बटा छोटे घन के भुजा की लंबाई, बड़े घन की भुजा की लंबाई बटा छोटे घन की भुजा की लंबाई, ठीक है। तो अब यहाँ सिचुएशन है हमारे पास जो प्रश्न में दिया गया है कि यदि एक 16 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, 16 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, ठीक है, बराबर आयतन के 64 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तो 16 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है और 64 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तो हमको यहाँ पर एक रूल और जानना पड़ेगा, n पर पावर 3 बराबर हो जाता है एक घन के कुल छोटे टुकड़ों
छोटे टुकड़ों कहिए या छोटे घन कहिए, छोटे टुकड़ों या घनों की संख्या। ठीक है, एक घन के कुल छोटे टुकड़ों या घनों की संख्या ये होता है। तो चलिए अब यहाँ पर हमारे पास जो है तो बराबर आयतन के 64 छोटे घनों में विभाजित किया गया, तो n पर पावर 3 बराबर लिखा हुआ है 64। इसका सीधा मतलब हुआ कि n बराबर हो गया कितना, तो n बराबर हो गया 4। ठीक है, अब इसके बाद यदि एक 16 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, 16 सेंटीमीटर भुजा वाला बड़ा वाला घन है, तो 16 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, उसको 64 छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया, तो इसका मतलब कि n बराबर 4। तो जब n बराबर हमारे पास 4 है, रिजल्ट हमारा क्या है, रिजल्ट हमारा 4 निकला है, तो इसका अब यहाँ पर व्हाट, यहाँ पर क्या व्हाट, तो व्हाट के जगह पर हम क्या देंगे, तो व्हाट के जगह पर तो हम 4 सेंटीमीटर ही ना देंगे, 4 सेंटीमीटर। तभी तो 16 सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे तो हमको 4 प्राप्त होगा। तो इसका मतलब हुआ छोटे घन की भुजा की लंबाई क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखा है तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा की माप क्या होगी, तो प्रत्येक छोटे घन के भुजा की माप होगी 4 सेंटीमीटर। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिखा गया है वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 10वां है। एक वृक्ष जो है दोनों सिरों से 10वां है। देखिए यह जो है आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको जो है रैंकिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके से बनाएंगे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, एक वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 10वां, दोनों सिरों से मतलब बाएं से भी 10 और दाएं से भी 10। तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं, तो 10 और 10 कितना 20, -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19, यानी कि टोटल का टोटल 19 वृक्ष है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 से 16। देखिए यह जो क्वेश्चन है क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक नंबर है 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। दूसरा है एल और आई के बीच में पी बैठा है, एन के बाद एल बैठा है, डी के बाद एन बैठा है, बिल्कुल बाईं ओर डी बैठा है तथा आई के बाद टी बैठा है। तो देखिए यहाँ पर सारा हमने पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद हमको यहाँ पर यह पता चल रहा है जो कि 5 नंबर में लिखा हुआ है कि बिल्कुल बाईं ओर डी बैठा है तथा आई के बाद टी बैठा है। तो सबसे पहला सिचुएशन, आप क्वेश्चन को कहीं से भी एडजस्टमेंट के लिए, क्वेश्चन को एडजस्ट करने के लिए आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, वो एडजस्ट तो हो ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि कम समय में आपका प्रश्न कैसे एडजस्ट हुआ, ताकि आप एग्ज़ाम में कम समय में प्रश्न का उत्तर दे करके आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है सबसे लास्ट वाला जो ये 5 नंबर, क्योंकि यह एक निश्चित स्थान को दर्शा रहा है, इससे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टोटल का टोटल कितने हैं, तो 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें कहा गया क्या कि डी बिल्कुल बाईं ओर डी बैठा है, तो ये हो जाता आपका बायां सिरा और ये हो जाता आपका दायां सिरा। ठीक है, तो बोला गया कि बिल्कुल बाईं ओर डी बैठा हुआ, यानी कि यहाँ पर कौन है, तो डी है। ठीक, बिल्कुल बाईं ओर डी बैठा है तथा आई के बाद टी बैठा। अब आई कहाँ पर है वो तो हमको मालूम नहीं है। चलिए इससे जस्ट ऊपर 4 नंबर में पढ़ते हैं। डी के बाद एन बैठा है, तो डी के बाद एन बैठा है तो हम यहाँ एन को देते हैं। एन के बाद एल बैठा है तो हम यहाँ पर एल को दे देते हैं। एल और आई के बीच में पी बैठा है, एल डैश और आई, एल और आई के बीच में पी बैठा हुआ है, हम यहाँ पी को दे देते हैं। अब बचा कौन, तो टी बचा। आई के बाद टी बैठा है, आई के बाद टी बैठा हुआ, ये लीजिए टी भी बैठ गया।
तो ये हो गया हमारे प्रश्न का एडजस्टमेंट, और आप देख रहे हैं कि कितने कम समय में हम ये प्रश्न एडजस्ट कर चुके हैं। तो 14 नंबर है, मध्य में कौन सा विद्यार्थी युग्म बैठा हुआ है? तो मध्य में बैठा हुआ LP। अब LP है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है? तो दाईं ओर से चौथे स्थान पर देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, L बैठा हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, L। 16 नंबर सवाल है, सबसे दाईं ओर कौन बैठा हुआ? तो सबसे दाईं ओर देख लीजिए कौन बैठा हुआ है? T बैठा हुआ है। 16 का आंसर क्या बोल रहे हैं? सबसे दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? तो T बैठा हुआ है। तो T बैठा हुआ है तो T बैठेगा, और T है ऑप्शन डी में। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, लिखा है शुक्रवार को आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर, वह जो क्या हुआ, शुक्रवार को वो एक जगह स्थान पर पहुंचा है, ठीक है, और उसको पहुंचने के बाद पता क्या चलता है कि पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया। 1 दिन और 2 दिन, वो 2 दिन पहले ही आ गया, यानी कि शनिवार, ये रविवार को सम्मेलन होना है, लेकिन वो 2 दिन पूर्व, 1 दिन पूर्व और 2 दिन पूर्व, वह 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया, शुक्रवार को ही पहुंच गया, ठीक है। रविवार को सम्मेलन है, वो पहुंच गया 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, वो 2 दिन पहले ही पहुंच चुका है। अब क्या है, यदि मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचता, सोमवार, मंगलवार और ये बुधवार, यदि मैं आगामी बुधवार को, यानी कि यहाँ पर आगामी बुधवार को पहुँचता, तो कितने दिन विलंब हो जाता? तो देखिए, रविवार को सम्मेलन है, 1 दिन विलंब होता, दूसरा दिन विलंब होता, तीसरा दिन विलंब होता, तो कुल मिला के कितना दिन विलंब, कितना दिन देर कर देते आप? 3 दिन आप देर कर देते, 3 दिन विलंब हो जाता। तो कुल मिलाकर के 3 दिन विलंब होता। और यहाँ 3 दिन विलंब का बात है, इसीलिए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 18 नंबर सवाल है, किसी महीने के 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है। देखिए क्या लिखा, किसी महीने की 3 दिन बाद, और उसके बाद डेट भी दे रहा है 4 तारीख को, तो 4 तारीख को शनिवार आता है। तो आप देख लीजिए 4 तारीख को हो रहा है शनिवार, ठीक है, शनिवार। देखिए कुछ स्टूडेंट के मन में जो कन्फ्यूजन होता है कि सर 3 दिन बाद यानी कि ये, 3 दिन बाद यानी कि ये, एक जोड़ करके घटा करके, वह जो बोलता है, आप देख लीजिए क्या लिखा, किसी महीने के 3 दिन बाद, तो यानी कि 1 तारीख हुआ उसका पहला दिन, उसमें 3 दिन बाद, तो आप 3 दिन जोड़ दीजिए, 1 तारीख हुआ पहला दिन, तो 3 दिन जोड़ दीजिए, हो गया क्या, 4 तारीख हो गया। तो यहाँ पर सीधी बात है कि पहला एक दिन में क्या किया, पहला तारीख हुआ, पहला तारीख को क्या बोल रहा है, किसी महीने के 3 दिन बाद, तो 1 तारीख के 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद क्या हो गया आपको, 4 तारीख। यही आपको यहाँ पर प्रश्न में डायरेक्ट लिख भी रहा है। चलिए देखिए क्या है, किसी महीने के 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है, यानी कि 4 तारीख को है कौन सा दिन, तो शनिवार। तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं यहाँ पर जो हम बात करें कि 4 में आप 23 जोड़ दीजिए तो 27 हो जाएगा, वो तो सही है। तो यहाँ पर लीजिए हमने 23 डेज ऐड करने का सोच लिया। अब 23 में आप डिवाइड कीजिए 7 से, तो 7 3 का 21, तो शेषफल बच जाता है आपको 2 शेष दिन। शेषफल क्या हो जाता है, 2 शेष दिन। अब आप शनिवार में क्या करिए, 2 दिन जोड़ दीजिए, प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको सोमवार, ठीक है, आंसर हो जाएगा सोमवार, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए।
यही क्वेश्चन आप डायरेक्टली ऐसे भी बना सकते थे कि 7 या 7 का गुणज, मतलब बिना जोड़ घटाव किए हुए भी आप आराम से बना सकते थे। 7 या 7 का गुणज जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वही दिन वापस आता है। 4 तारीख में आप 7 का गुणज यानी कि 21 दिन जोड़ दीजिए, हो जाएगा 25 तारीख। तो 25 तारीख को शनिवार, तो 26 को रविवार, 27 को सोमवार। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाता ए। जो आपको पसंद आए उससे आप बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लिखा गया है, दिए गए श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 है, 5 है, 7, 13, 12, 25 और व्हाट। तो क्या किया गया, देखिए यहाँ से इस 5 से इस 5 में ऐड करने के लिए क्या किया गया है, तो यहाँ पर किया गया 1 का स्क्वायर हमने ऐड किया और माइनस कर दिया 1, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 से 7 जाने के लिए क्या किए हैं, तो 2 का स्क्वायर ऐड किए यानी कि 4 और माइनस कर दिए 2। यहाँ से यहाँ क्या करेंगे हम, तो 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे, माइनस कर देंगे 3। यहाँ से यहाँ के लिए क्या किया हमने, 4 का स्क्वायर ऐड किया, माइनस कर दिया 4। और यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, तो 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे 5, यानी कि 25 माइनस 5 इक्वल टू 20। तो हमने 25 में 20 जोड़ दिया, हो जाएगा कितना, 45। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 20 नंबर। नीचे दिए गए संकेतों से सही अनुक्रिया की पहचान कीजिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सही कौन सा है वह हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहला सिचुएशन कि आप इसमें देख लीजिए, यहाँ पर आपको बराबर का साइन दिया हुआ लास्ट में, बराबर का साइन दिया हुआ है लास्ट में, बराबर का साइन दिया हुआ लास्ट में, और इसमें बराबर यहाँ पर है। तो एक बात तो आप कंफर्म हो चुके हैं कि बराबर का साइन यहाँ पर हो सकता है अगर इस 3 BCD के हिसाब से चले तो, और अगर ए के हिसाब से चले तो बराबर का साइन यहाँ होगा। अब यहाँ पर वो तो अलग बात है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि 27 और 3, तो 27 और 3 का रिलेशन हम ये नहीं कह रहे हैं कि गुना नहीं हो सकता, प्लस नहीं हो सकता, प्लस नहीं हो सकता, लेकिन आपके मन में क्या आ रहा है, सबसे पहले यहाँ क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए कि गुना होना चाहिए कि प्लस होना चाहिए। क्योंकि आप देख लीजिए अगर यहाँ पर आपको क्या आ रहा है, 18 आ रहा बराबर में, तब तो यहाँ डिवाइड ही अच्छा होगा। और यदि प्लस करते हैं 30 प्लस 18 तो हो जाता 48, तो 48 हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस वाला सिचुएशन आएगा, लेकिन गुना वाला सिचुएशन तो कहीं का नहीं है। तो हम जो है यहाँ पर सबसे पहला अपने मन का हम ट्राई करेंगे, यानी कि हम सबसे पहले ऑप्शन डी को ट्राई करेंगे, यानी कि डिवाइड को ट्राई करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है 27 माइनस 3, और मुझे यहाँ पर भागा का साइन ही होना चाहिए, होता नहीं होना चाहिए। और 3 ठो में जब डिवाइड बराबर यहाँ दिया हुआ है तो हम एक का बात क्यों माने, इसीलिए हमें डी ऑप्शन को पहले ट्राई करने का मन कर रहा है। तो चलिए, तो 27 भागा 3 मैंने कर दिया, हो गया 9। 9 गुने 2 कर देंगे, हो जाएगा 18, ठीक है। 9 गुने 2 कर देंगे 18, तो ये 18 तो हमारा यहीं से आ गया। अब ये देखिए प्लस और माइनस, प्लस 30 माइनस 30, ये दोनों तो आपस में ही समझ लेगा क्या होना है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 27 डिवाइडेड 3 इक्वल टू हो गया 9, 9 इंटू 2 हो गया 18, और ये प्लस 30 माइनस 30 ये तो इक्वल हो गया, यानी कि 18 हमारे प्रश्न के लिए आंसर आ गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, साइलोगिज्म का ये क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कुछ साइकिलें बस है, कुछ साइकिल बस है। कुछ साइकिल बस है, सभी कारें बस है, सारा का सारा जो कार है वो बस है, यानी कि कार चला गया बाबू इसके अंदर, ठीक है। सभी कार बस है। कुछ कारें ट्रेन है, और कुछ कार जो है वो क्या है, तो ट्रेन है, ठीक है। तो अब है निष्कर्ष 1, सभी कारें साइकिल है,
सभी कार, कार यहाँ पर है जो कि थोड़ा सा ये ओवरलैप हो गया है, तो कार यहाँ पर है। सभी कार साइकिल है, तो कार क्या साइकिल के अंदर है क्या? नहीं है, तो पहला गलत। कुछ ट्रेन बस है, कुछ ट्रेन, ट्रेन ट्रेन यहाँ पर कार से अटैच है ही, तो बस से भी अटैच होगा ही होगा, इसीलिए दूसरा सही। कुछ ट्रेन कार है, कुछ ट्रेन जो है वो कार है, ये भी क्या सही। तो पहला गलत, दूसरा सही और तीसरा भी सही। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन केवल 2 और 3 अनुसरण करता है, ऑप्शन सी। अब यही क्वेश्चन हम लोग 150 वाले रूल से भी बना करके देख लें। साइकिल है तो साइकिल यहाँ पर कुछ का केस है तो 50, यहाँ भी 50। सभी का केस है तो कार भी यहाँ पर 100, बस यहाँ पर 50। कुछ का केस है तो दोनों का दोनों क्या, तो 50। कार का केस सभी का केस है तो सभी के केस में यहाँ पर 100 और साइकिल हो जाएगा आपको 50। ट्रेन है तो ये हो जाएगा आपको 50, बस हो जाएगा 50, और ट्रेन है तो ट्रेन हो जाएगा यहाँ पर 50 और कार हो जाएगा यहाँ पर 50। ठीक है, अब चलिए हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो पहला निष्कर्ष है सभी कारें साइकिल है, सभी कार जो है वो साइकिल है, तो सभी कार को साइकिल से मिलाना हमको। तो कार यहाँ पर, साइकिल यहाँ पर, कॉमन टर्म मिला बस और बस, लेकिन कॉमन टर्म जब बस और बस मिला तो कॉमन टर्म में कम से कम कोई एक 100 होना चाहिए, कोई भी 100 नहीं है तो रिलेशन तो बनेगा नहीं, तो निष्कर्ष 1 हो गया गलत। कुछ ट्रेनें बस हैं, ट्रेन यहाँ पर, बस यहाँ पर, ट्रेनें बस हैं, कॉमन मिला कार और दोनों में से कॉमन में से कम से कम एक 100 होना चाहिए। ये वाला कार 100 है, ये वाला कार 50 है, चलिए हो गया। बस ट्रेन दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सही। बस 50, ट्रेन 50, यानी कि कन्फर्म सही। कुछ ट्रेनें कार हैं, कुछ ट्रेनें कार हैं। अब ये देखिए, ट्रेन यहाँ कार यहाँ, ये तो सिंगल से बन ही रहा है। ट्रेन 50, कार यहाँ पर 50, कार यहाँ पर 50, यानी कि तीसरा भी सही। तो पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन है सभी पेंसिलें छड़ियाँ हैं, सभी पेंसिल छड़ी है। कुछ छड़ियाँ नोट है, कुछ छड़ी नोट है। सभी डायरियाँ नोट है, सभी डायरी जो है वो नोट है, तो डायरी हम यहाँ लिख देते हैं, डायरी। सभी डायरी क्या है, तो वो नोट है, ठीक है। लेकिन डायरी देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा सट गया है, जबकि डायरी जो है वह छड़ी से अटैच नहीं है, ठीक है। हम जो है एक और डायग्राम आपके लिए यहाँ पर नीचे में बना दे रहे हैं। लिखा हुआ है सभी पेंसिल छड़ी है, सभी पेंसिल छड़ी है। कुछ छड़ियाँ नोट है, कुछ छड़ी जो है वो क्या है, तो वह नोट है। नोट है। इसके बाद है सभी डायरियाँ नोट है, सभी डायरी क्या है, तो सभी डायरी नोट है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ नोट डायरियाँ हैं, कुछ नोट जो है वो क्या है, तो डायरी है, नोट डायरी है, तो ये बात तो पूर्णतः सही जा रहा है। दूसरा है आपको दूसरा आपको क्या चीज़, कुछ छड़ियाँ पेंसिल है, कुछ छड़ी जो है वो क्या है, पेंसिल है, तो कुछ छड़ी पेंसिल है। देखिए छड़ी यहाँ पर, पेंसिल यहाँ पर, तो कुछ छड़ी पेंसिल है, ये भी क्या जा रहा है, आपको सही जा रहा है। तीसरा है कुछ डायरियाँ छड़ी है, डायरी देखिए तो छड़ी है क्या, डायरी और छड़ी अटैच हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो तीसरा गलत। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी को अब हम लोग 150 वाले रूल से देख लें। क्या लिखा है, सभी पेंसिल छड़ियाँ हैं, तो पेंसिल और छड़ी
तो यहाँ पर पेंसिल हो जाएगा आपको 100, छड़ी हो जाएगा आपको 50। कुछ छड़ियाँ नोट है, कुछ के केस में ये जाएगा 50, ये भी जाएगा 50। सभी डायरियाँ नोट है, डायरी जाएगा 100, नोट जाएगा आपको 50। कुछ नोट डायरियाँ हैं तो ये आपको जाएगा 50, डायरी भी 50। कुछ छड़ियाँ पेंसिल है, छड़ी हो जाएगा आपको कितना, तो छड़ी हो जाएगा 50, पेंसिल भी 50। कुछ डायरियाँ छड़ी है, डायरी हो जाएगा आपको 50 और छड़ी भी हो जाएगा आपको 50। चलिए अब हम इस पर निष्कर्ष बना लें। सबसे पहले कुछ नोट डायरी है, नोट यहाँ पर, डायरी यहाँ पर, सिंगल स्टेटमेंट से ही बन रहा है। नोट है आपको 50 तो 50, डायरी है 100 और यहाँ पर मांग रहा 50। तो 100 रुपये का सामान यदि 50 रुपया में मिलेगा तो आप तो खरीदिएगा ही खरीदिएगा, यानी कि पहला निष्कर्ष हो गया पूर्णतः सही। दूसरा है कुछ छड़ियाँ पेंसिल है, छड़ी यहाँ पर, पेंसिल यहाँ पर, दोनों एक ही सिंगल में है। तो छड़ी है 50, छड़ी है 50, पेंसिल है यहाँ पर 100 और यहाँ पर 50। वही बात हो गया, 100 रुपया वाला सामान 50 में मिल रहा है तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, यानी कि दूसरा भी हो गया सही। तीसरा कुछ डायरियाँ छड़ी है, डायरी है यहाँ पर, छड़ी है यहाँ पर, कॉमन टर्म मिला नोट और नोट, कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना चाहिए, ये भी 50 है, ये भी 50 है, दोनों में से तो कोई 100 मिला नहीं, इसीलिए रिलेशन बनेगा ही नहीं। तो निष्कर्ष तीसरा हो जाएगा गलत। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है कुछ कलियां पत्ते हैं, कुछ कली पत्ते हैं, कुछ पत्ता फल नहीं है। तो फल नहीं है तो इसको अभी साइड रखिए, तीसरा पढ़ते हैं। कुछ फल कलियां हैं, कुछ फल जो है वह कलियां हैं, यानी कि कुछ फल जो है वो कली है। तो कुछ फल कली है, सॉरी कुछ फल होना चाहिए, नहीं ये गलत डायग्राम बना दिए हम, कली लिख दिए, यहाँ पर फल लिखना चाहिए था मुझे। कुछ फल कली है, ठीक है, ये फल हो गया, फल और फल, फल। तो यहाँ पर है अब क्या चीज़, तो कुछ कलियाँ पत्ती है, कुछ कलियाँ पत्ता है, कुछ पत्ता फल नहीं है, तो कुछ पत्ता जो है वह फल नहीं है। अब यहाँ पर डायरेक्टली अलग कर दिए हैं, तो जब कोई नहीं हो रहा है तो कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ फल कलियाँ हैं और कुछ फल जो है वो क्या है, कली है। अब यहीं पर सिचुएशन है, क्या सर सिर्फ ऐसा ही डायग्राम बनेगा या कुछ और भी डायग्राम बन सकता है। तो देखिए जैसा कि यहाँ लिख रहा है, एक डायग्राम तो ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ पत्ता फल नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो फल को हम इधर से अटैच कर रहे हैं कली में, ध्यान से समझिएगा, फल को इधर से हम अटैच कर रहे हैं कली में। अब फिर से हम पढ़ते हैं ध्यान से। कुछ कलियाँ पत्ते हैं, कुछ कली जो है वो पत्ता है, कुछ पत्ता फल नहीं है, कुछ पत्ता फल नहीं है, और कुछ पत्ता, इधर वाला जो पत्ता है देख लीजिए ये फल नहीं है, कुछ पत्ता फल नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब कुछ पत्ता फल नहीं, जब कोई भी पत्ता फल नहीं है तो कुछ पत्ता भी फल नहीं है। कुछ फल कलियां हैं, कुछ फल जो है वह क्या है, कली है, ये देख लीजिए, कुछ फल कली है, कुछ फल कली है। क्लियर है, दोनों डायग्राम से हमने आपको ये समझा दिया। अब है निष्कर्ष एक, कुछ फल पत्ते हैं। तो कुछ फल पत्ते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ फल पत्ते हैं, इधर से सही हो रहा है और कुछ फल पत्ते हैं इधर से गलत हो रहा है। तो एक डायग्राम से सही, एक डायग्राम से गलत, तो आंसर होगा इसका पहला निष्कर्ष गलत। सभी कलियां फल है, सभी कली, ये जो कली है सभी कली फल है क्या, फल के अंदर है क्या, नहीं। इधर से भी फल के अंदर है क्या, नहीं। तो दूसरा निष्कर्ष भी हो गया गलत, तीसरा ऑप्शन। कुछ पत्ते कलियां हैं, कुछ पत्ता जो है वो कली है, चाहे इधर से देख लीजिए कुछ पत्ता क्या है, कली है, चाहे इस फल से अटैच करके देखिए या इधर से देखिए तो कली तो है ही। तो निष्कर्ष तीसरा हो गया सही। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 150 वाले रूल से बना करके उसमें क्या क्या जाता है। तो देखिए
कुछ का केस है कली और पत्ता है, तो ये दोनों का दोनों हो जाएगा आपको 50। कुछ का केस है, कुछ नहीं का केस है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा 50, प्रेडिकेट हो जाएगा आपको 100। कुछ का केस है, सब्जेक्ट भी 50, प्रेडिकेट भी 50। कुछ का केस है, सब्जेक्ट भी 50, प्रेडिकेट भी 50। सभी का केस है, सब्जेक्ट 100, प्रेडिकेट 50। और कुछ का केस है, सब्जेक्ट भी 50 और प्रेडिकेट भी 50। अब यहाँ पर हमको देखना कुछ फल पत्ते हैं, कुछ फल पत्ते हैं। तो फल कहाँ पर है, यहाँ। पत्ते कहाँ पर हैं, यहाँ पर। सिंगल स्टेटमेंट से बन रहा है। निगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा, निगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। निष्कर्ष पहला गलत। सभी कलियाँ फूल है, कली यहाँ पर फल है, सभी कलियाँ फल है, कली यहाँ पर, फल यहाँ पर। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक निगेटिव स्टेटमेंट, एक पॉजिटिव और निगेटिव से मिल करके कौन सा निष्कर्ष बनता है, तो निगेटिव निष्कर्ष बनता है। क्या ये निगेटिव स्टेटमेंट निष्कर्ष है, क्या ये निगेटिव कंक्लूजन है, नहीं है, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, तो दूसरा भी गलत। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को लगा सर निगेटिव कंक्लूजन क्या होता है, पॉजिटिव कंक्लूजन क्या होता है। हम इससे पहले भी बार बार हम बोल चुके हैं कि बाबू जिसको 150 वाला रूल मालूम होगा, जो हमसे 150 वाला रूल पढ़ा होगा, उसी को ख़ास तौर से ये वाला नियम समझ में आता होगा, उसी को आता है। ऐसे हम बतला दें, जिसमें नहीं लिखा रहता वो निगेटिव होता है और जिसमें है लिखा रहता वो पॉजिटिव होता है। चलिए तीसरा है कुछ पत्ते कलियां हैं, कुछ पत्ता कली है। तो पत्ता यहाँ पर, कली यहाँ पर। पत्ता पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन। पत्ता 50, पत्ता 50, कली 50, कली 50। निष्कर्ष तीसरा हो गया सही। तो पहला निष्कर्ष गलत, दूसरा निष्कर्ष गलत, तीसरा निष्कर्ष सही। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन, केवल ऑप्शन दिया हुआ है 1 नंबर में केवल 1 या 2 अनुसरण करता है, दूसरा में दिया हुआ केवल 1 और 2 अनुसरण नहीं करता है। ओहो, केवल 1 और 2 अनुसरण नहीं करता, हमने ऑप्शन पर ध्यान नहीं दिया था उस समय में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 और 2 अनुसरण नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन बी। उस समय में हमको थोड़ा यहाँ पर गलती हो गया ऑप्शन देखने में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। लिखा हुआ है कि केवल 1 और 2 अनुसरण नहीं करता, यानी कि केवल 1 और 2 जो है वह गलत है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा देख लीजिएगा उस समय में। एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है, ठीक है। यानी कि प्रतिदिन का मतलब हो गया 24 घंटा में जो है, 24 घंटा में जो है वो क्या होता है, 15 मिनट तेज हो जाता है, 15 मिनट तेज हो जाता है, ठीक है। 24 घंटा में 15 मिनट तेज हो जाता है। इसके बाद क्या लिखा है, यदि यह ठीक 12 बजे दोपहर को मिला दिया जाए, ठीक है। 12 बजे दोपहर को वो मिला दिया गया, दोपहर मिला दिया जाए, तो यह 4 बजे पूर्वाह्न को क्या समय दर्शाएगी। 4 बजे पूर्वाह्न यानी कि 4 बजे सुबह। तो 12 बजे दोपहर से लेकर के 12 बजे रात तक हो गया 12 घंटा, और फिर 12 बजे रात से 4 बजे सुबह हो गया 4 घंटा, यानी कि 12 बजे दोपहर से लेकर 4 बजे सुबह तक का समय हो गया कितना घंटा, 16 घंटा, ठीक है, 16 घंटा। क्लियर। अब यहाँ पर हमारे प्रश्न में कहा जा रहा है, कि 24 घंटे में 15 मिनट तेज हो जाता है, 24 घंटे में 15 मिनट तेज हो जाता है, तो 16 घंटा में कितना मिनट तेज हो जाएगा। तो जब 24 घंटे में 15 मिनट तेज, तो 16 घंटा में हो जाएगा 15/24 गुने 16, ठीक है, 15/24 गुने 16। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, 8 3 का 24 और 8 दूने का 16, और ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको 15 है और 3 है, तो ये 3 और ये 15, तो यहाँ हो गया कितना 5, तो 5 गुने 2 10, यानी कि 16 घंटा में 10 मिनट तेज हो जाएगा, 10 मिनट तेज
हो जाएगा। ठीक है, 16 घंटा में कितना मिनट तेज, तो 10 मिनट तेज। अब हमारे पास प्रश्न दिया गया है कि यह 4 बजे पूर्वाह्न को क्या समय दर्शाएगी। तो 4 बजे पूर्वाह्न में आप क्या करेंगे, तो 10 मिनट और जो है उसमें आप जोड़ देंगे और ये हो जाएगा 4:10 पूर्वाह्न, यानी कि AM। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित विकल्पों को चुनिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 35 और 43 है, तो क्या हुआ, तो देखिए 35 में आप ऐड कर दीजिए 3 और 5 को, हो जाएगा आपको ये 43। 35 + 3 हो गया 38, 38 + 5 कर दीजिए 43। उसी प्रकार से 67 में आप ऐड कर दीजिए 6 और 7 को, ये हो जाएगा आपको 80, यानी कि आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, 26 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा, नीचे दिए गए प्रश्न में किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति सन्निहित है। यानी कि सन्निहित का मतलब होता है छिपा हुआ है। किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति छिपा हुआ है वो हमको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न आकृति जो है वो कहाँ पर छिपा हुआ है, और आपको साफ तौर पर नज़र आ रहा होगा अब कि प्रश्न आकृति ऑप्शन बी में छिपा हुआ है। आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। हेलो स्टूडेंट, अब हर रोज़ हमारे YouTube चैनल पर रीजनिंग टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा। आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 27 है। यह क्वेश्चन आपको कथन और कार्यवाही का है। लिखा गया है, कथन में दिया गया है, विद्यार्थियों और माता पिताओं को कॉलेज से बार बार चेतावनी देने के बाद भी, यानी कि कॉलेज के द्वारा जो है विद्यार्थी को और माता पिता को बार बार चेतावनी दिया जा रहा था। क्या चेतावनी है, देखिए, परीक्षा में बैठने के लिए 75% अनिवार्य उपस्थिति के मानदंड को कुछ विद्यार्थियों ने अंततः पूरा नहीं किया। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि कॉलेज जो है विद्यार्थी को और उसके माता पिता को दोनों को जो है बार बार चेतावनी दे रहा था कि आपके विद्यार्थी जो हैं, आपके स्टूडेंट जो हैं, वह परीक्षा में बैठने के लिए जो 75% का जो मानदंड है वो इसको पूरा नहीं कर पा रहा है। तो आप अपने बच्चे को जो है स्कूल भेजिए, कॉलेज भेजिए, ऐसा बात कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है अंततः विद्यार्थी का जो मानदंड है, उपस्थिति का जो मानदंड है, वह अंततः पूरा नहीं किया गया है। यानी कि अंतिम समय तक भी जो है 75% जो उपस्थिति नहीं पूरा किया गया है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो कार्यवाही नंबर 1 है, कॉलेज को इस विशिष्ट मानदंड पर दृढ़ रहना बंद कर देना चाहिए। ये कौन सा बात हो गया, विद्यार्थी का मतलब क्या होता है, विद्यार्थी होता है पढ़ाई करने के लिए। विद्यार्थी जब आप कॉलेज में हैं तो आप डेली कॉलेज जाइए, कॉलेज में पढ़िए। ये जो कह रहा है कि कॉलेज को ये मानदंड ही नहीं रखना चाहिए, मानदंड हटा देना चाहिए कि 75% वाला, ये तो कहीं उचित बात नहीं है। यहाँ पर कॉलेज चाहता है विद्यार्थी पढ़े और बच्चे यानी कि विद्यार्थी और उसके माता पिता उसको कॉलेज भेज नहीं रहे हैं, या वो कॉलेज भेज रहे हैं तो वो कॉलेज पहुँच नहीं रहा है। तो ये तो दिक्कत है ना। तो इसीलिए यह बात कहना कि मानदंड को बंद कर देना चाहिए, कॉलेज अपने विशिष्ट मानदंड को बंद कर दे, यह उचित नहीं है, यह पूर्णतः गलत है। दूसरा है, विद्यार्थियों के माता पिताओं या संरक्षकों को मिलने के लिए बुलाया जाना चाहिए। हाँ, एकदम सही है ये। विद्यार्थी को जो है और उसके माता पिता को जो है कॉलेज के द्वारा बुलाया जाना चाहिए कि भाई क्या बात है, आखिर में हम आपको बार बार सूचना दे रहे थे, बार बार हम चेतावनी दे रहे थे, लेकिन आप नहीं माने। आखिर में कुछ तो वैसा प्रॉब्लम होगा, कुछ तो वैसा दिक्कत होगा, वो आप मुझे आइए बताइए, तब हम सोचेंगे कि क्या करना है, नहीं करना है। तो यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया जाना चाहिए, यह जो है कार्यवाही पूर्णतः सही है। तो पहला कार्यवाही है गलत, दूसरा कार्यवाही है सही। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर,
स्थानीय ग्रामीण ने सूचना दी कि वन क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों में पेड़ काटने की अवैध घटनाओं में वृद्धि हुई है। उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है स्थानीय ग्रामीण जो है वह सूचना दिया क्या, तो जंगल में जो है या फिर इधर जो इस एरिया में जो है अवैध रूप से जो है पेड़ काटने का जो है संख्या क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो कार्यवाही नंबर 1, स्थानीय ग्रामीणों को भविष्य में भी ऐसी गतिविधियों की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रशासन हर वक्त हर स्थिति में हर जगह नहीं घूम सकता है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि प्रशासन हर एक कोने में रहे। तो यहाँ पर जो है ग्रामीण जो है या वहाँ स्थानीय निवासी जो हैं वही किसी न किसी गलत गतिविधि का या गैरकानूनी गतिविधि का सूचना प्रशासन को देते हैं या देंगे। ऐसा ही होता ही रहा है और ऐसा ही होगा भी। तो यहाँ पर जो है इसके लिए अब ग्रामीणों को अगर प्रोत्साहित किया जाए तो वह क्या होगा, वह उचित होगा। तो कार्यवाही नंबर 1 क्या है, सही है। दूसरा है प्राधिकारियों को तुरंत इस मामले की जांच करनी चाहिए और ऐसी अवैध गतिविधियां रोकनी चाहिए। प्राधिकारी जो हैं उसको क्या करना चाहिए, इस मामले का जांच करना चाहिए कि भाई आखिर में ऐसा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जांच तो करना ही पड़ेगा, पेड़ कैसे कैसे कट रहा है अवैध रूप से, जांच करनी चाहिए। ऐसे अवैध गतिविधियां रोकनी चाहिए और इस प्रकार का जो अवैध गतिविधि है उसको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। तो कार्यवाही 1 भी सही है, कार्यवाही 2 भी सही है। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, रेल प्राधिकरण ने लंबी दूरी की कई ट्रेन का प्रस्थान समय पुनः निर्धारित किया है। रेल प्राधिकरण ने क्या किया, प्रस्थान समय पुनः निर्धारित किया, फिर से निर्धारित किया और परिवर्तित समय सूची अपनी वेबसाइट पर रखी। और जो परिवर्तित किया है समय सूची को उसको कहाँ पर, अपने वेबसाइट पर रखा है। तो पूर्व धारणा नंबर 1 है यात्री प्रस्थान समय परिवर्तन वेबसाइट से नोट कर ले। तो यह बात क्या है, सही है। तभी तो यही सोच के साथ तो रेलवे ने जो समय सूची परिवर्तन किया है उसको अपने वेबसाइट पर रखा है, यही सोच के साथ तो कि हम जो है वेबसाइट पर डाल देंगे तो जो भी यात्री होंगे वो वहाँ वेबसाइट से अपना जो है सूचना इकट्ठा कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लिखा गया है यात्री प्रस्थान समय परिवर्तन वेबसाइट से नोट कर लेंगे। तो यह पूर्णतः क्या है, पूर्वधारणा यह पूर्णतः सही है। दूसरा है यात्री परिवर्तन की सूचना प्राप्त कर लेंगे और प्रस्थान से पहले अपनी अपनी ट्रेन पकड़ लेंगे। यह भी पूर्णतः क्या है, सही है। तो पूर्वधारणा 1 सही है, पूर्वधारणा 2 सही है। आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन डी। 30 नंबर क्वेश्चन है, क्या कार्यस्थल पर सेलफोन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। कार्यस्थल जो है जहाँ पर आप कार्य करने जाते हैं, जहाँ पर आप कर्मचारी हैं, वहाँ पर जो है सेलफोन को प्रतिबंध लगा देना चाहिए, यानी कि सेलफोन वहाँ पर प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। तो तर्क नंबर 1 है हाँ, होना चाहिए, क्योंकि यह कार्य की शुद्धता में प्रतिबंध डाल सकता है। तो यह बात तो पूर्णतः सही है कि जब आप वहाँ पर कार्य करने गए हैं और उस बीच में अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप मोबाइल चलाने लगे या मोबाइल का प्रयोग करने लगे तो यह जो है कार्य की शुद्धता में तो प्रतिबंध होगा ही होगा। इसीलिए पहला तर्क है सही। दूसरा है नहीं, आज सेलफोन आवश्यक उपकरणों में आ चुका है तथा इसके प्रतिबंधित होने से कार्य प्रभावित हो सकता है। जी हाँ, यह बात भी सही है, क्योंकि देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट में जो है मोबाइल फ़ोन से भी बहुत सारा कार्य हो जाता है। तो यहाँ पर जो अगर वहाँ पर मान लीजिए मोबाइल फ़ोन नहीं रखा गया या फिर कर्मचारियों से मोबाइल फ़ोन प्रतिबंध कर दिया गया तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होंगे जो कि कर्मचारी से डायरेक्ट टच में होंगे, तो उन सभी को बहुत दिक्कतें होंगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो कहा गया है कि प्रतिबंधित होने से कार्य प्रभावित हो सकता है, यह बात भी क्या है, पूर्णतः सही है। तो 30 नंबर का पहला भी सही, दूसरा भी सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे फेसबुक पेज पर भी क्वेश्चन आता है। यदि आप लोग को फेसबुक पेज से क्वेश्चन बनाना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से ओपन कर सकते हैं।